हेलो स्टूडेंट्स, बीए फर्स्ट ईयर की आज की हम क्लास में राजनीतिक शास्त्र की प्रकृति का अध्ययन करेंगे। इससे पहले तक हम राजनीतिक शास्त्र के अर्थ के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, इसकी परिभाषाओं के बारे में पढ़ चुके हैं, इसके क्षेत्र के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम इसमें पढ़ेंगे राजनीतिक शास्त्र की प्रकृति के बारे में, यानी राजनीतिक शास्त्र के स्वरूप के बारे में हम अध्ययन करेंगे। और इसके स्वरूप या इसकी प्रकृति के संबंध में हमारे पास में दो तीन तरह के विचार हैं। एक विचार है कि यह विज्ञान है, एक विचार है यह विज्ञान नहीं है, एक विचार है अपने आप में यह कला, विज्ञान और दर्शन तीनों है, या फिर यह एक अनिश्चित विज्ञान है। इस तरह की बात सामने आती है। विज्ञान है, विज्ञान नहीं है, कला है, कला, विज्ञान और दर्शन तीनों है, या यह एक अनिश्चित विज्ञान है। तो इस तरह की बातें हमारे सामने आती हैं। सबसे पहली बात इसमें कि विज्ञान को हम परिभाषित कर लें, कला को हम परिभाषित कर लें, है ना। तो विज्ञान वह ज्ञान होता है जो क्रमबद्ध और व्यवस्थित होता है। विज्ञान वह ज्ञान होता है जो क्रमबद्ध और व्यवस्थित होता है, जिसमें प्रयोग परीक्षण करना संभव होता है, भविष्यवाणी करना उसमें संभव होता है, उसमें एक प्रयोगशाला होती है। तो विज्ञान वह ज्ञान होता है जो क्रमबद्ध और व्यवस्थित होता है। तो विज्ञान की परिभाषा हमारे दिमाग में है, कला सत्यम शिवम और सुंदरम की जो भावना है वह कला है। और कोई भी कला जो है वो सीखने से आती है। जब लंबे समय तक हम किसी कार्य को करने लगते हैं तो उसका अनुभव हमें प्राप्त हो जाता है, चाहे वो नृत्य कला हो, संगीत कला हो या खेलने की कला हो। तो हर कला का उद्देश्य मानव जीवन का कल्याण करना होता है। तो ये बात हमारे दिमाग में आ गई कि कला क्या होती है। अब अनिश्चित विज्ञान की श्रेणी में जो लोग रखते हैं राजनीतिक शास्त्र को, वो इसलिए रखते हैं क्योंकि मानव के राजनीतिक व्यवहार को राजनीतिक शास्त्र के अध्ययन में शामिल किया जाता है। आधुनिक विचारक जो थे या राजनीतिक शास्त्र के क्षेत्र के संबंध में जो आधुनिक दृष्टिकोण रखते थे, उनने ये कहा कि हर वो चीज, हर वो व्यवस्था, हर वो विचारधारा जो मानव की राजनीतिक व्यवहार से जुड़ी है, उन सबको हम राजनीतिक शास्त्र के क्षेत्र में शामिल करते हैं। अब चूंकि मानव का राजनीतिक व्यवहार अनिश्चित है, अनिश्चितताओं से भरा हुआ है और अनेक प्रकार के तत्व मानव के राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करते हैं, इसलिए ये अनिश्चितता राजनीतिक शास्त्र में दिखाई देती है। फिर दूसरी चीज ये भी है कि इसके नाम को लेकर, इसकी परिभाषाओं को लेकर, इसके क्षेत्र को लेकर, इसकी प्रकृति को लेकर विद्वानों में मतभेद है। कोई भी ऐसी चीज राजनीतिक शास्त्र में सर्वमान्य नहीं है जिसके ऊपर विद्वानों में क्या हो, एक मत हो। तो इसलिए भी इसे अनिश्चित विज्ञान की श्रेणी में रखा जा सकता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि राजनीतिक शास्त्र एक विज्ञान है। तो मैंने आपसे कहा कि राजनीतिक शास्त्र वह ज्ञान होता है जो क्रमबद्ध और व्यवस्थित होता है, जिसमें भविष्यवाणी करना संभव होता है, प्रयोग और परीक्षण करना संभव होता है, और एक निश्चित प्रयोगशाला होती है, और जो मापन की विधियां होती हैं वो भी उसमें मौजूद होती हैं। तो अब हमें यह देखना है कि जो विज्ञान में जो चीजें होती हैं, क्या वैसी की वैसी चीजें जो है वो राजनीतिक शास्त्र में संभव है क्या वैसी चीजें राजनीतिक शास्त्र में दिखाई देती हैं क्या, ये हमें अनुभव करना है, ये हमें बताना है, ये हमें प्रूव करना है, और फिर ही हम कह सकेंगे कि पॉलिटिकल साइंस इज ए साइंस। तो इसमें जो तर्क दिए हैं, पहले तो हम पक्ष में तर्क देंगे, फिर इसी के अगेंस्ट में जाके तर्क देंगे। तो विज्ञान मानने वाले जो विद्वान हैं वो कौन से हैं? अरस्तु, यह राजनीतिक शास्त्र को सर्वोच्च विज्ञान की संज्ञा देता था। अरस्तु राजनीतिक शास्त्र को सर्वोच्च विज्ञान की संज्ञा देता था। बोंदा, बर्नार्ड शॉ राजनीतिक शास्त्र को मानवीय सभ्यता को सुरक्षित रखने वाला विज्ञान कहता है। बर्नार्ड शॉ राजनीतिक शास्त्र को मानवीय सभ्यता को सुरक्षित रखने वाला विज्ञान कहता है। हॉब्स, इसके अलावा ब्राइस, इसके अलावा मॉन्टेस्क्यू, इसके अलावा ब्लेंशली और जेलेनिक और लास्की और फाइनल, ये सारे विद्वान जो है वो राजनीतिक शास्त्र को विज्ञान मानते हैं। विज्ञान नहीं मानने वाले विद्वान कौन से हैं? बकल, बर्क, काम्टे, बियर्ड, मैटलैंड और ब्रोगन। बकल, बर्क, बियर्ड, ब्रोगन, काम्टे, मैटलैंड। जो विद्वान विज्ञान नहीं मानते, ब्लेंशली ने कहा कि राजनीतिक शास्त्र से विज्ञान की अपेक्षा कला का अधिक बोध होता है। हालांकि कुछ हद तक वो विज्ञान भी मानते हैं, लेकिन वो क्या चीज और कहते हैं कि विज्ञान नहीं होने की भी उनकी संभावना मौजूद है। तो मैंने यहाँ पर विज्ञान वाली जो श्रेणी है उसमें इनका नाम रखा है। हम चाहे तो कह सकते हैं कि ये भी विज्ञान मानने वाले विद्वान है, लेकिन दूसरी तरफ हमें इनका एक विरोधाभासी कथन देखने को मिलता है कि विज्ञान की अपेक्षा कला का अधिक बोध होता है।
मतलब कुछ हद तक वो विज्ञान मानते हैं, लेकिन ज्यादा वो क्या मानते हैं, कला मानते हैं। तो इस पर अपन बहस नहीं करेंगे, क्योंकि राजनीति शास्त्र में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसके संबंध में एक मत हो, दो राय नहीं हो। तो विज्ञान न मानने वाले विद्वान बकल, बर्ग, काम्पटे, बियर्ड, मैटलैंड और ब्रोगन। अब यहाँ पर हमने मैटलैंड के बारे में पढ़ा, और हमने बहुत सारे और भी जो कला के बारे में जो या इसके शीर्षक को लेकर विद्वानों में जो मतभेद है उसके बारे में भी हमने पढ़ा है। और एक चीज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि ये कहा गया था कि जब मैं राजनीति विज्ञान के प्रश्न पत्र को देखता हूँ, जब मैं राजनीति शास्त्र के प्रश्न पत्र को देखता हूँ, तो मुझे प्रश्नों पर खेद नहीं होता, मुझे इसके शीर्षक पर खेद होता है। मैटलैंड, जब मैं राजनीति विज्ञान के प्रश्न पत्र को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों पर खेद नहीं होता, मुझे इसके शीर्षक पर खेद होता है। इसका मतलब कि जो भी ये कथन है वो कथन क्या बताना चाह रहा है कि राजनीति शास्त्र या राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानने के ऊपर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। फिर हमने ये भी पढ़ा कि राजनीति विज्ञान से विज्ञान की अपेक्षा कला का अधिक बोध होता है। राजनीति शास्त्र को सौंदर्य शास्त्र का विज्ञान मानते हैं, सौंदर्य शास्त्र का विज्ञान राजनीति शास्त्र को माना जाता है। जो लोग विज्ञान नहीं मानते, हम उनकी भी बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया कि विज्ञान न मानने वाले विद्वान कौन से हैं और विज्ञान मानने वाले विद्वान कौन से हैं। अरस्तु सबसे ज्यादा राजनीति शास्त्र को सर्वोच्च विज्ञान की संज्ञा देता है। तो विज्ञान क्या है ये मैंने आपको बता दिया। अब तर्क देते हैं, बहुत संक्षेप में बताऊंगा मैं आपको। पक्ष में तर्क कि ज्ञान क्रमबद्ध और व्यवस्थित होता है। आप बिल्कुल स्वाभाविक रूप से उसको पढ़िए। आप लिख सकते हैं यूं कि जब हम अपने अध्ययन सामग्री को देखते हैं राजनीति शास्त्र की प्रथम वर्ष की, तो हमें सबसे पहले राजनीति शास्त्र का अर्थ पढ़ने को मिलता है, फिर उसका क्षेत्र पढ़ने को मिलता है, फिर उसकी प्रकृति, फिर उसके बाद हम परंपरागत आधुनिक दृष्टिकोणों के बारे में भी पढ़ते हैं, फिर हम अन्य सामाजिक विज्ञानों के बारे में पढ़ते हैं, फिर व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद के बारे में पढ़ते हैं। तो सारी जो अध्ययन सामग्री है वो सीधा हमें क्रमबद्ध रूप में और व्यवस्थित रूप में दिखाई देती है, चाहे उस अध्ययन सामग्री के ऊपर कितना ही विवाद क्यों न हो। और विज्ञान में भी इस तरीके से ज्ञान क्या होता है, क्रमबद्ध और व्यवस्थित होता है। राजनीति शास्त्र में भी होता है, इसलिए इसको विज्ञान माना जाता है। फिर अध्ययन सामग्री में स्थायित्व, जो लोग विज्ञान मानते हैं वो कहते हैं कि जो विज्ञान की अध्ययन सामग्री होती है वो स्थायी होती है। उसी तरह से राजनीति शास्त्र की जो अध्ययन सामग्री होती है वो भी स्थायी होती है, क्योंकि हम कहीं पर भी किसी भी विद्वान की या किसी भी लेखक की आप किताब देख लें, अध्ययन सामग्री आपको एक समान जो है वो दिखाई देगी। और राजनीति विज्ञान के अंतर्गत केवल मानव का राजनीतिक व्यवहार ही नहीं, राज्य सरकार के अलावा मानव के राजनीतिक व्यवहार को भी शामिल किया जाता है। संप्रभुता, राज्य सरकार, इसके अलावा धर्म और आर्थिक पक्ष भी आपको पढ़ने को मिलेगा, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में पढ़ने को मिलेगा, विदेश नीति के बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो अध्ययन सामग्री में स्थायित्व जो है वो अपन मान सकते हैं, जैसे कि विज्ञान में होता है, इसलिए पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा। फिर उसके बाद में सर्वमान्य तथ्य। तथ्य का मतलब होता है कि जो चीजें 100% सत्य होती है। तो विज्ञान में जो चीजें होती है वो 100% सत्य होती हैं। प्रयोग और परीक्षण जो होते हैं उनके बाद जो परिणाम निकलते हैं वो क्या होते हैं, सर्वमान्य होते हैं। तो यहाँ पर विज्ञान मानने के संबंध में जो तर्क दिया जा रहा है वो तर्क है कि सर्वमान्य तथ्य होते हैं। मतलब जैसे प्रजातंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली माना जाता है, सैनिक तानाशाही या अधिनायकवाद को क्या माना जाता है, निरंकुश शासन की श्रेणी में रखा जाता है। और मत देने का अधिकार देश की जनता को होना चाहिए, संपत्ति का अधिकार देश की जनता को होना चाहिए, यह भी एक सर्वमान्य तथ्य हम कह सकते हैं। तो राजनीति शास्त्र में सर्वमान्य तथ्य होते हैं। प्रजातंत्र के ऊपर हालांकि विद्वानों में मतभेद है ना, और संसद को कई लोग बातूनी लोगों की दुकान कहते हैं, सड़ी हुई लाश कहते हैं, प्रजातंत्र को एक खोखली व्यवस्था कहते हैं और उसकी मजाक उड़ाते हैं। लेकिन फिर भी यह बात सच है कि प्रजातंत्र सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली होती है। इसको अपन एक राजनीति शास्त्र में एक सर्वमान्य तथ्य मान सकते हैं, इसलिए इसको विज्ञान की श्रेणी में रखा जा सकता है। फिर कार्य कारण संबंध होता है, कोई भी घटना होती है उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर उत्तरदायी होता है। तो राजनीति विज्ञान में जो भी हम जिन भी चीजों का अध्ययन करते हैं उन सब के पीछे कोई ना कोई कारण जो है वो उत्तरदायी होता है। अगर हम किसी चीज के बारे में, जैसे अपन सोवियत क्रांति के बारे में पढ़ें या ब्रिटिश मैग्ना कार्टा के बारे में पढ़ें या भारत के संविधान निर्माण की कहानी को पढ़ें या अंग्रेजों के शासन को हम पढ़ें या भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़ें, तो इन सब के पीछे एक निश्चित कारण है जिनके कारण ये सब चीजें हमें देखने को मिलती है। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन जो था वो इसलिए हुआ क्योंकि अंग्रेजों का शासन जो था
वो भारतीयों को सूट नहीं हुआ, यानी उनको भाया नहीं, और अंग्रेजों के अत्याचार जो थे वो दिन प्रतिदिन बढ़ते चले गए। उनके द्वारा जो कारारोपण की व्यवस्था की गई, उनसे भारतीय जनता का शोषण होता चला गया, और अंग्रेज फूट डालो शासन करो की नीति के तहत शासन का कार्य कर रहे थे। तो ये सब चीजें राष्ट्रीय आंदोलन के जन्म के पीछे उनका हम क्या कह सकते हैं कि ये कारण थे। 1857 की जो क्रांति हुई उसके पीछे भी बहुत सारे कारण थे। तो समझ गए होंगे आप मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ कि राजनीति शास्त्र में कार्य और कारण संबंध जो है वो पाया जाता है, और विज्ञान में भी कार्य और कारण संबंध पाया जाता है। जैसे कि H2O बराबर पानी होता है, मतलब पानी क्यों बना, क्योंकि 2 हाइड्रोजन के अणु और 1 ऑक्सीजन का अणु मिला, इसलिए पानी का निर्माण हुआ। तो कार्य कारण संबंध जैसे कि विज्ञान में होता है वैसा ही राजनीति शास्त्र में भी बताया गया है। भविष्यवाणी की क्षमता होती है, यहाँ हम कह सकते हैं कि विज्ञान में जैसी भविष्यवाणी होती है वैसी पुख्ता भविष्यवाणी तो राजनीति शास्त्र में नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि अगर शासक वर्ग जनता के ऊपर अत्याचार करेगा तो जनता उसका विरोध करेगी, और इस बार जिन लोगों को वोट दिया और वो लोग काम नहीं करते जनता के लिए, तो अगली बार दूसरे लोगों को जनता मौका देगी और उनसे सत्ता छीन लेगी। और ज्यादा अगर तानाशाही रहती है तो लोग, चाहे प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था हो, लोग सड़कों पर विरोध करने के लिए उतर जाते हैं। तो भविष्यवाणी कर सकते हैं। पर्यवेक्षण और परीक्षण भी संभव है। जैसे विज्ञान में पर्यवेक्षण और परीक्षण संभव होता है, वैसे ही परीक्षण और पर्यवेक्षण संभव होता है। विज्ञान में प्रयोगशाला जो होती है उसमें निर्जीव पदार्थों के ऊपर प्रयोग किए जाते हैं, और एक निश्चित स्थान पर लेबोरेटरी बनी हुई होती है और जिसमें बार बार हम प्रयोग कर सकते हैं। और यहाँ पर राजनीति शास्त्र में संपूर्ण मानव जगत जो है वो प्रयोगशाला होती है। संपूर्ण मानव समुदाय, संपूर्ण मानव जगत जो है वो प्रयोगशाला होती है, और उसमें प्रयोग मानवों के ऊपर किए जाते हैं। लेकिन हम यहाँ कह सकते हैं कि जितने पुख्ता निष्कर्ष जो है वो विज्ञान में निकलते हैं वैसे राजनीति शास्त्र में नहीं निकलते, लेकिन फिर भी हम मान सकते हैं कि प्रयोग और परीक्षण जो है वो संभव होते हैं राजनीति शास्त्र में। तो ये सारे कारण आपको बताने हैं कि राजनीति शास्त्र को विज्ञान मानने के संबंध में ये सारे कारण है। अब आपसे कहें कि विज्ञान नहीं है के संबंध में तर्क दीजिए, तो आप कह सकते हैं कि ज्ञान जो है वो क्रमबद्ध व्यवस्थित नहीं होता, अध्ययन सामग्री में स्थायित्व नहीं होता, सर्वमान्य तथ्य नहीं होते, कार्य कारण संबंध नहीं होता है, भविष्यवाणी करना संभव नहीं है, और पर्यवेक्षण परीक्षण करना संभव नहीं है। तो आप यहाँ पर यूँ कह सकते हैं कि विज्ञान ना मानने वाले जो लोग हैं, जिनमें बकल, बर्ग, काम्टे, बियर्ड, मैटलैंड, ब्रोगन इनके नाम है, वो ये कहते हैं कि विज्ञान में जिस तरीके से प्रयोग और परीक्षण होते हैं, जिस तरीके से भविष्यवाणी होती है, जिस प्रकार के निष्कर्ष निकाले जाते हैं, वैसे निष्कर्ष प्रयोग परीक्षण करना संभव नहीं होता, क्योंकि प्रयोग मानव के ऊपर होते हैं और मानव का व्यवहार जो होता है वो लचर होता है, परिवर्तनशील होता है। कब वो कैसे रिएक्ट करेगा इसके बारे में कोई भी नहीं बता सकता। मानव की राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्व भी बहुत सारे होते हैं, और किसी भी कार्य कारण संबंध की जब बात करते हैं अपन की विज्ञान नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि किसी भी घटना के पीछे बहुत सारे कारण उत्तरदायी होते हैं। कौन सा कारण अधिक प्रबल है इसको लेकर विद्वानों में मतभेद होता है। इसका जो नाम है और इसका जो क्षेत्र है उसको लेकर भी विद्वानों में मतभेद देखने को मिलता है। तो जितना पुख्ता चीजें विज्ञान में देखने को मिलती हैं, वो सारी चीजें हमें राजनीतिक शास्त्र में उसी रूप में, उतने ही रूप में हमें देखने को नहीं मिलती, इसलिए हम इसे क्या मानते हैं, विज्ञान नहीं है। तो विज्ञान नहीं होने के संबंध में जब तर्क देंगे तो यही पॉइंट्स रहेंगे, लेकिन आप ये कहेंगे कि भविष्यवाणी नहीं कर सकते जैसे विज्ञान में करते हैं। पर्यवेक्षण करना वैसा संभव नहीं है जैसे कि विज्ञान में होता है। क्रमबद्ध व्यवस्थित अध्ययन वैसा नहीं होता जैसे कि विज्ञान में होता है, और अध्ययन सामग्री भी वैसी स्थायित्व भरी नहीं होती जैसे कि विज्ञान में होती है। क्योंकि जब हम अध्ययन सामग्री की बात करते हैं तो जैसे मैंने आपसे जब इसका क्षेत्र के बारे में बात की तो मैंने कहा था कि 1948 ईस्वी में दुनिया भर के जो विद्वान थे उनका एक सम्मेलन बुलाया गया था, जिसमें ये निर्धारित करना था कि राजनीतिक शास्त्र के विषय क्षेत्र में कौन कौन सी चीजों को शामिल किया जाए। तो कोई किसी चीज पर बल देता है, कोई किसी चीज पर बल देता है, किसी के लिए कोई चीज महत्वपूर्ण है, किसी के लिए कोई दूसरी चीज महत्वपूर्ण है। तो इसलिए अध्ययन सामग्री में स्थायित्व नहीं है जैसा स्थायित्व विज्ञान में होता है। सर्वमान्य तथ्य नहीं है, जैसे मैंने आपको कहा कि प्रजातंत्र के संबंध में विद्वानों में मतभेद देखने को मिलता है। कोई अपने आप में राजतंत्र को भी सर्वश्रेष्ठ कह सकता है, कोई अधिनायकवाद को लोकतंत्र का विकल्प बता सकता है। तो कहाँ पर हमको वो चीजें देखने को मिलती है जो विज्ञान में देखने को मिलती है। कोई या कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो अधिनायक तंत्र को श्रेष्ठ मानते हैं प्रजातंत्र की तुलना में, लेकिन अधिनायक तंत्र कभी भी प्रजातंत्र का विकल्प नहीं हो सकता। मतभेद की बात है, तो जब आपसे कहें कि विज्ञान नहीं है तो इस तरह से बताना है, और जब आपको कहें कि विज्ञान है तो ऐसे बताना है। विज्ञान मानने वाले विद्वान मैंने आपके सामने लिख दिए, विज्ञान ना मानने वाले विद्वान भी मैंने आपको बता दिए। फिर उसके बाद में तीसरी बात यहाँ पर क्या है कि राजनीति शास्त्र एक कला है, कि कला का मतलब क्या होता है, सत्यम शिवम सुंदरम की भावना कला है। कला का उद्देश्य मानव का कल्याण करना होता है। जो लोग इसको कला मानते हैं
वो कहते हैं कि राजनीति शास्त्र का उद्देश्य भी मानव जीवन का कल्याण करना होता है, शासन का उद्देश्य भी या जो प्रशासक होते हैं उनका भी उद्देश्य क्या होता है, मानव का कल्याण करना होता है, इसलिए यह एक कला है। और शासन की कला को क्या होता है, एक सामान्य कला की तरह सीखा जाता है, जैसे संगीत कला सीखी जाती है, नृत्य कला सीखी जाती है, खेल की कला सीखी जाती है, वैसे ही शासन की कला सीखी जाती है। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर जब चुनाव होने वाले होते हैं तो हमको देखने को मिलता है कि बड़े बड़े नेताओं के पुत्र पुत्रियां, उनके भाई, उनकी पत्नियां, उनकी भाभियां सब चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर आते हैं, लेकिन जनता जानती है कि ये राजनीति में क्या है, नौसिखिए हैं, इनको कोई भी अनुभव नहीं है। तो जब वो लंबे समय तक उस जगह पर रहते हैं तब वो क्या कर पाते हैं, शासन करना सीख पाते हैं। तो इस रूप में भी राजनीति शास्त्र क्या हो जाता है, कला हो जाता है। और सरकार की जो नीतियां होती है, सरकार के जो कानून होते हैं, उन सब का उद्देश्य क्या होता है, कहीं ना कहीं मानव का कल्याण करना होता है। तो और राज्य का उद्देश्य क्या होता है, मानव जीवन को सुंदर और सरल बनाना होता है। और राज्य और सरकार ही मानव को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए वे सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं जिन्हें हम अधिकार कहते हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी मानव के कल्याण से जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब राजनीति शास्त्र एक कला हो सकता है। अब देखिए इसके बाद में एक और विचार है, और वो विचार कौन सा है, कला, विज्ञान और दर्शन तीनों है। मतलब विज्ञान भी मान सकते हैं इसको, कला भी मान सकते हैं इसको, दर्शन भी मान सकते हैं। और ऐसा मानने वाले विद्वान कौन से हैं, लासवेल और कैटलिन का नाम हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा यहाँ पर कि राजनीति शास्त्र एक विज्ञान है, राजनीति शास्त्र विज्ञान नहीं है, राजनीति शास्त्र एक कला है, या राजनीति शास्त्र कला, विज्ञान और दर्शन तीनों है। और सबसे आखिर में क्या कि यह एक अनिश्चित विज्ञान है, या यह एक अनिश्चित विषय है। मतलब एक ऐसा विषय है जिसका कोई सर पैर नहीं है। इस तरह की बात भी आपको पढ़ने को मिलेगी कि राजनीति शास्त्र को अनिश्चित विषयों या अनिश्चित विज्ञानों की श्रेणी में रखा जा सकता है। कारण है उसका कि अनिश्चितता हमको देखने को मिलती है, ना तो इसका नाम, ना इसकी अध्ययन सामग्री, ना इसकी प्रकृति, इसको लेकर विद्वानों में क्या है, मतभेद है। हर चीज पर मतभेद है, कहीं पर भी एक मत देखने को नहीं मिलता, इसलिए इसे अनिश्चित विज्ञानों की श्रेणी में भी रखा जा सकता है। तो आज हमने क्या पढ़ा, राजनीति शास्त्र की प्रकृति के बारे में हमने अध्ययन किया।